देखो क्वेश्चन नंबर 2, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2001। क्वेश्चन देखकर कैसा लग रहा था? कंसोलिडेशन का है या अमलगमेशन का है? कंसोलिडेशन, अमलगमेशन, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने नीचे पढ़ा, बी एग्री टू टेक ओवर द असेट्स एंड लायबिलिटी ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, मतलब ये अमलगमेशन का क्वेश्चन है। यस और नो? चलो बैलेंस शीट पढ़ लेते हो, फटाफट से ध्यान देना। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर में शेयर होल्डर्स फंड है, नॉन करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है। उसके बाद में असेट में नॉन करंट एसेट है, करंट एसेट है, और कुछ 5 नोट्स टू द अकाउंट्स दिए है। नोट्स टू द अकाउंट्स में शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर्स में इक्विटी शेयर्स भी दिए हैं। अब यहाँ पे शेयर कैपिटल के अंदर में इक्विटी शेयर्स, यहाँ पे सिर्फ शेयर कैपिटल चाहिए था, और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों भी दिया है क्या? फिर उसके बाद रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में सिक्योर्ड 15% डिबेंचर है, पीपीए के अंदर में लैंड बिल्डिंग है, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट है। उसके बाद आगे लिखा है बी लिमिटेड अग्री टू टेक ओवर द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, यानी बी कौन है? ट्रांसफरी। ए कौन है? ट्रांसफरर। आगे देखो और क्या बोला है, पहली पढ़ लो, लास्ट में पूछा क्या है। जनरली क्वेश्चन के लास्ट में जनरली दिया रहता है 70% टाइम, अदरवाइज आपको पढ़ना पड़ेगा। बराबर है? क्या निकालना है? पीसी। तो पढ़ते समय ही उसी एंगल से पढ़ो, वरना आपको डबल वापस क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। ये बात समझ में आई क्या? चलो पढ़ो बेटा, क्या दिया यहाँ पे? डिस्चार्ज 15% डिवेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। देखो ध्यान से सुनना, 15% डिवेंचर्स को हमने एट प्रीमियम ऑफ 10% बाय इशूइंग 15% डिवेंचर्स ऑफ एक्स। मतलब हमने सेलिंग कंपनी के डिवेंचर होल्डर्स को वादा किया है कि तुमको एक्स्ट्रा मिलेगा, कितना? 10%। और किस फॉर्म में मिलेगा? कैश के फॉर्म में नहीं, हमारे डिवेंचर्स के फॉर्म में। और हमारे डिवेंचर का नाम क्या है? 15%। मतलब सेलिंग कंपनी के 15% डिवेंचर को हम हमारे खुद के 15% डिवेंचर देंगे, और सेलिंग कंपनी का एक 15% डिवेंचर अगर 10 का है, 100 का है, तो उसे कितने के हमारे डिवेंचर मिलेंगे? 110 के। ये सेलिंग कंपनी के डिवेंचर होल्डर्स को रिवैल्यू किया। डिवेंचर होल्डर्स को ये जो दिया ना, वो किसको दिया है? डिवेंचर होल्डर्स को। आगे पीपी एट 10% अबाउ द बुक वैल्यू, इन्वेस्टमेंट एट पार वैल्यू। मतलब सामने वाली कंपनी प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को किस पे लेके जा रही है? 10% ऊपर। इन्वेस्टमेंट को कैसे लेके जा रही है? एट पार। करंट असेट कैसे लेके जा रही है? एट डिस्काउंट। करंट लायबिलिटी कैसे लेके जा रही है? एट बुक वैल्यू। सर क्या दिया है? अरे बाबा, परचेसिंग कंपनी सेलिंग कंपनी की असेट्स और लायबिलिटी को किस किस वैल्यू पे लेके जा रही है, वो दिया है। अरे एक कंपनी अपना धंधा दूसरे को बेच रही है, तो इस बार आपको क्या इंफॉर्मेशन दिया है? इस बार आपको ये इंफॉर्मेशन दिया है कि परचेसिंग कंपनी सेलिंग कंपनी की कौन कौन सी असेट और लायबिलिटी लेके जा रही है। फिर से बोलू, सेलिंग कंपनी परचेसिंग कंपनी की कौन कौन सी एसेट्स और लायबिलिटी लेके जा रही है, और किस किस वैल्यू पे लेके जा रही है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर डिस्चार्ज एट अ प्रीमियम ऑफ 10% बाय इशूइंग 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। यस, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या क्या मिल रहा है वो दिया हुआ है। आगे इशू ऑफ 3 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर्स इन बी। वाह, अब तक तो सब बढ़िया लग रहा था। इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या क्या दिया है वो लिखा हुआ है, आगे सब काम खराब कर दिया। एंड पे द बैलेंस इन कैश। अब तक मुझे लग रहा था ये नेट पेमेंट मेथड है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या क्या दिया, कितने रुपए का दिया, इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या क्या दिया, कितने रुपए का दिया, ऐसा लग रहा था नेट पेमेंट मेथड है। बट आखिरी में क्या लिखा है देखो, मैंने आपको पहले बताया था नेट पेमेंट मेथड में नेट एग्जैक्ट क्या पेमेंट किस फॉर्म में कितने का दिया, ये दिया होगा तो नेट पेमेंट मेथड है। बट यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स को इन्होंने एग्जैक्ट कितने का दिया वो दिया नहीं है, मोगम फालतू की बातें कर रहे। देखो बैलेंस इन कैश, देखो इक्विटी शेयर होल्डर्स को यहां तक सब सही था। इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या दिया? 3 खुद के इक्विटी शेयर्स दिए ऑफ ₹10 ईच फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर्स इन बी। मतलब यहां पे ध्यान से सुनना, बी परचेसिंग कंपनी है, बी ने सेलिंग कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को खुद के इक्विटी शेयर्स दिए, यहां तक सब सही था। बट आगे क्या लिखा है? एंड पे द बैलेंस इन कैश। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को दो चीजें मिल रही है, सेलिंग परचेसिंग के इक्विटी शेयर्स और कैश, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक ही चीज मिल रही है, परचेसिंग के प्रेफरेंस शेयर। बट ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो कैश मिल रहा है ना, वो कैश का अमाउंट नहीं दिया है, जैसे पिछले प्रश्न में एग्जैक्ट दिया था पर शेयर 20 रुपए कैश दिया, यहां पे ऐसा दिया है क्या? तो यहां पे नेट पेमेंट मेथड होगी क्या?
गावरान भाषा में नेट पेमेंट मेथड कब रहेगी, आसान भाषा में नेट पेमेंट मेथड कब रहेगी, जब सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को क्या, किस फॉर्म में और कितने का दिया है, सब कुछ दिया है, तो नेट पेमेंट मेथड। बट यहां पे इन्होंने बैलेंस इन कैश, इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर्स भी देंगे प्लस बची कुची अमाउंट को कैश में देंगे, बट वो बची कुची कितनी, बैलेंस कैश के फॉर्म में देंगे, बट वो बैलेंस कितना ये पता ही नहीं है, इसीलिए ये नेट पेमेंट मेथड भी नहीं है। मतलब ये कौन सी मेथड है, तीसरा बैलेंसिंग फिगर। आज ही हमने स्टार्टिंग में लेक्चर में देखा नेट असेट मेथड। और नेट असेट मेथड के लिए मैंने क्या लिखवा के दिया था, बताओ, पढ़ो जरा। एसेट्स टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी माइनस लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी इज इक्वल टू पीसी। कुछ बात समझ में आई क्या, यस और नो, मेथड समझ में आई। अगर ये बैलेंस इन कैश ये वर्ड नहीं होता ना तो काम ही बढ़िया था, नेट पेमेंट बन जाती फिर। कुछ बात समझ में आया, पक्की बात। नेट पेमेंट मेथड में क्या होता है, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या क्या किस फॉर्म में और कितने रुपए का दिया, सब कुछ दिया हुआ है, मतलब नेट पेमेंट मेथड। ये सब लोग साथ में है क्या, हम लोग अमलगमेशन ऑफ कंपनी वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। अमलगमेशन के अंदर में सेलिंग कंपनी के इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को यहाँ पे कुछ 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 दे रहे, बट लास्ट में बोल दिया है इक्विटी शेयर होल्डर्स को बचा कुचा कैश में देंगे, बट वो बचा कुचा कैश कितना ये नहीं दिया। ये जैसे ही नहीं दिया मतलब वो नेट पेमेंट नहीं है। नेट पेमेंट के अंदर में नेट पेमेंट जो किया वो पता होना चाहिए, बट यहाँ पे तो पता ही नहीं है, नेट पेमेंट बैलेंस इन कैश बोल रहे, इसीलिए नेट पेमेंट नहीं है। समझ में आया, बहुत काम की बात है। बच्चे इसको नेट पेमेंट बोल के सॉल्व कर लेंगे, अलग आंसर आएगा, गलत हो जाएगा, 0 नंबर। इसमें स्टेप मार्किंग नहीं मिलती है पीसी में, वैसे ही छोटा आंसर है, बरोबर है ना, छोटे में नेट स्टेप मार्किंग नहीं रहती है बेटा 5 नंबर के क्वेश्चन में। तो ये नेट पेमेंट मेथड है क्या, नो। तो इस बैलेंस इन कैश ये वर्ड की वजह से क्या बन गया, ये नेट असेट मेथड, थर्ड मेथड। लिखते जाओ, सारी चीजें लिख लेना बेटा, सत्संग में नहीं बैठना है सिर्फ। लो लिखो फिर मैं, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 8 4.10, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 4.10, क्या पूछा है आपको, पीसी। लिखो कैलकुलेशन ऑफ, लिखो फटाफट से, परचेज कंसिडरेशन। ऐसा लग रहा है इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। अभी तक हमने कोई अकाउंटिंग किया, डेबिट क्रेडिट किया, लेजर बनाए, बैलेंस शीट बनाई, कुछ किया नहीं, देखो इजी एकदम। चल अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, प्लीज ध्यान देना। मेथड नीचे लिखो, मेथड। ये ऊपर वाले में मेथड का नाम नेट पेमेंट मेथड लिखा था ना आपने, नहीं लिखा होगा तो लिख लो, मेथड नेट पेमेंट मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा हेडिंग में लिख दो, मेथड नेट पेमेंट मेथड। इसके पहले के प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1 में मेथड नेट पेमेंट मेथड लिखो, मेथड का नाम लिखना जरूरी है बेटा। यहां पे मेथड का नाम क्या रहेगा बताओ, खुश हो जाएगा वो देखते ही, वाह यार कितना प्यारा बच्चा है, डिटेल में आंसर लिखा उसने, इसे 4 में से 5 नंबर दे दो। नेट एसेट मेथड, नेट एसेट मेथड का फॉर्मूला मन के मन में याद करो, देखो ये मन में चल रहा है रेड पेन से जो मैं लिख रहा हूं। नेट एसेट मेथड में हाँ याद करो क्या था, ए एसेट्स, एसेट्स टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी इज इक्वल टू पीसी। वही नेट एसेट यानी पीसी, इसलिए तो उसको नेट एसेट मेथड बोलते हैं। नेट एसेट मेथड में नेट एसेट ही पीसी है। अच्छा ये लायबिलिटी मतलब कौन सी लायबिलिटी रहेगी, थर्ड पार्टी लायबिलिटी, यानी कौन सी, वो जो बाहर वालों को देना है। लायबिलिटी में वो जो बाहर वालों को देना है, जो इंटरनल लायबिलिटी है। सर इंटरनल लायबिलिटी कौन सी होती है, अरे जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फंड है, वो सब थर्ड पार्टी लायबिलिटी नहीं है, वो तो इंटरनल लायबिलिटी हुई ना। रिजर्व सरप्लस इंटरनल लायबिलिटी, इक्विटी शेयर कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी। सो रिजर्व सरप्लस इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये थर्ड पार्टी लायबिलिटी नहीं है। थर्ड पार्टी यानी वो जो बिजनेस के बाहर वालों को देना है, मालिक को नहीं। क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक ओडी, बिल पेएबल, क्रेडिटर है ना, अदर लोन्स और कुछ होगा तो ये सब क्या है, थर्ड पार्टी लायबिलिटी। सरकार को देना है, टैक्स लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वगैरह, ये सब नो, ये है सब बाहर वालों को जो देना है। लायबिलिटी वहां पे क्या रहेगा, थर्ड पार्टी लायबिलिटी। प्लीज ध्यान देना आप सब लोग। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मेथड डिसाइड हो गया ना, आपको एक दिशा मिल गई, अब उस दिशा का पीछा करो और उसे सॉल्व करो। चलो लिखो फटाफट से, लिखो
serial number, particulars, amount rupees in lakh से क्या चेक करना, rupees in 1000. अच्छा बच्चों, एक और मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके जवाब देना. सेलिंग कंपनी की बहुत सारी असेट में एक असेट थी जिसका नाम था प्लांट एंड मशीनरी. उसकी बुक वैल्यू दी थी 100 लाख, लेकिन उसकी मार्केट प्राइस है 120 लाख. तो सेलिंग कंपनी अपनी उस असेट को कितने में बेचेगी, यानी परचेसिंग कंपनी उस असेट को कितने में लेगी, 120 लाख. समझ में आया ना. तो असेट टेकन ओवर बाय ट्रांसफर ही कौन सी वैल्यू रहेगी यहां पे, एट अग्रीड वैल्यू. यस और नो, अग्रीड वैल्यू जो दोनों डिसाइड करेंगे आपस में, क्या होता है, मार्केट वैल्यू पे डिसाइड करते हैं. और मार्केट वैल्यू नहीं दिया है तो फिर मजबूरी में बुक वैल्यू. बस इतना बोला है कि परचेसिंग ने सेलिंग की प्लांट एंड मशीनरी ले ली, बट उसकी वैल्यू नहीं दी, तो क्या लेंगे, बुक वैल्यू. जैसे आपने पढ़ा होगा ना बचपन में, एक कंपनी ने शेयर इशू किए, उसकी फेस वैल्यू 10 है, कितने में इशू किए वो दिया ही नहीं, तो कितने में इशू किए होंगे, एट पार 10 में. ऐसा ही है ना, बात समझ में आई सभी को. अरे जो मैंने बोला समझा कि नहीं, पक्का. चल अच्छा, ये अग्रीड वैल्यू कहां दी रही थी बाय द वे, एडजस्टमेंट में. एडजस्टमेंट बोलते हैं ऐसे, क्या देखते रहे सब लोग मेरी तरफ, एडजस्टमेंट में दी रहेगी ना. अग्रीड वैल्यू कहां दी रहेगी, एडजस्टमेंट में. और एडजस्टमेंट में कोई वैल्यू नहीं दिया तो मजबूरी में क्या लेंगे, बैलेंस शीट की बुक वैल्यू, पार वैल्यू. यस और नो. चल अच्छा, सबको ये समझ में आ गया, नेट एसेट मेथड है, पीसी कैलकुलेट करना, एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर कर रही है, कौन कौन सी एसेट लायबिलिटी लेके वो भी दिया हुआ है. चलो पढ़ो बेटा, क्वेश्चन पढ़ो सब लोग, और मुझे बताओ क्वेश्चन पढ़ के. हाँ पढ़ो बेटा, क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ लो. कहाँ ये क्वेश्चन है इधर नीचे. हाँ, देखो बेटा क्या बोला है, डिस्चार्ज 15% डिबेंचर. ये असेट साइड के अंदर में देखो तो कौन कौन सी असेट दिख रही है, पहले तो वो देख लो. पीपीई, पहले आ जाओ क्वेश्चन के बैलेंस शीट पे आ जाओ. दिख रहे हैं सभी को, पीपीई असेट दिख रही है ना. सर आप असेट पे क्यों आए अचानक, अरे नेट असेट मेथड है ना, पहले क्या लेते हैं हम लोग, एसेट. तो यहां पे लिखो क्या, लिखो लिखो एसेट्स टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी एट agreed value, asset taken over by transferee company at agreed value. बरोबर. चल देखो, पहली एसेट दी है पीपी, पीपी के लिए नीचे लिखा है नोट 4. नोट 4 में जाके देखो, पीपी में एक ही है, लैंड एंड बिल्डिंग. तो देखो यहां पे लिखू क्या, पीपीई ब्रैकेट में लिख लूंगा, लैंड एंड एक ही था ना, बिल्डिंग. पीपी, पीपी के बारे में नीचे इंफॉर्मेशन में क्या दिया बताओ, ढूंढो ढूंढो, पीपी पीपी पीपी. हाँ दूसरे पॉइंट में लिखा है नीचे पीपीई, नीचे दूसरे एडजस्टमेंट में, पीपी एट 10% अबव बुक वैल्यू एंड इन्वेस्टमेंट एट पार वैल्यू. पीपी कितने में लेके जा रहे हो, 10% ऊपर. पीपी की वैल्यू कितनी दी थी, 32.5. सो 32.5 प्लस 10%, 32.5 प्लस 10%, 35.75, खत्म. 35.75 ऊपर लिख दिया ना, रुपीज इन 1000. 3575 डन. चलो आगे. उसके बाद अगली एसेट, पीपीई के अंदर में एक ही था ना नीचे, आगे लिखा है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट. फिर से नीचे आओ, नोट 5 में देखो, नॉन करंट नॉन करंट नॉन करंट नॉन करंट, बस एक ही लिखा है. देखो बी पॉइंट में पीपी के आगे इन्वेस्टमेंट एट पार वैल्यू, पार वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट की वैल्यू है वही वैल्यू पे लिखो. फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, किस वैल्यू पे लिखेगा बेटा, बुक वैल्यू. बुक वैल्यू ऊपर जाके ढूंढो. हाँ वही बुक वैल्यू है ना, एट पार वैल्यू. हाँ 600 की 6000, 600
कुछ था इसमें? यहाँ पे लिख दिया ब्रैकेट में आप लोगों के लिए एट पार। तीसरा, और कौन सी एसेट ऊपर जाके देखो, करंट एसेट्स ढूंढो। करंट एसेट लेके गए क्या वो? ढूंढो ढूंढो। डिस्चार्ज 15% डिबेंचर, बाद में बुक वैल्यू था या इसका पीपी का इन्वेस्टमेंट था। हाँ, तीसरे पॉइंट में लिखा है करंट एसेट्स एट 10% डिस्काउंट। सारी करंट एसेट को वो 10% डिस्काउंट पे लेके गए। करंट एसेट कितनी है बेटा? देखो ऊपर जाके, 2 2 4 और 1 5। सारी करंट एसेट को वो 10% डिस्काउंटेड वैल्यू पे लेके गए। करंट एसेट्स पूरी एक साथ ही लिख लेता हूं, कहां बाइफरकेट करते बैठेंगे? 5 माइनस 10% कितना आया? 450 है क्या रे? 200 200 400 कितना आया? 450। डन, ऑल सेट। हाँ, और कौन सी एसेट है? खत्म। जो जो लेके गए वो लिख लिया। लिखा था ना ऊपर हेडिंग, एसेट्स टेकन ओवर एट अग्रीड वैल्यू। एसेट्स लिखा, जो जो लेके गए वो एसेट्स लिखा, उनकी अग्रीड वैल्यू देखी। अग्रीड वैल्यू नहीं है तो बाहर वैल्यू लिख दी, बुक वैल्यू। आगे माइनस माइनस, हाँ, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी बी माइनस, लिखो लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी एट अग्रीड वैल्यू। ढूंढो लाइबिलिटीज कौन कौन सी है थर्ड पार्टी में, ढूंढो ढूंढो। इधर आ जाओ। शेयर होल्डर्स फंड तो नहीं आएगा। नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिख रहा है मुझे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए नोट 3 है। अब इधर नोट 3 में क्या लिखा है? 15% डिबेंचर। एक क्वेश्चन बता, 15% डिबेंचर कैसे लेके गए? 15% डिबेंचर नीचे लिखा है, 15% डिबेंचर को 10% प्रीमियम पे लेके जा रहे हैं और उनका रिडम्पशन आगे, अच्छा नहीं, बस इतना ही बोला है, 15% डिबेंचर एट प्रीमियम ऑफ 10%। 15% डिबेंचर होल्डर थे ना सेलिंग कंपनी के, उनको बोला आओ रे गरीबो, तुमको 10% एक्स्ट्रा मिल रहा है। और क्या दे रहे? खुद के डिबेंचर्स। चलो डिबेंचर्स, ये लाइबिलिटी को 10% प्रीमियम पे लेके गए। बोलो ये डिबेंचर्स कितने के थे? 700। 700 प्लस 10%, 770। अगली थर्ड पार्टी लाइबिलिटी देखो क्या है तो। क्यों रे भैया, ट्रेड पेबल है क्या? हाँ, ट्रेड पेबल कैसे लिखेंगे बताओ? ट्रेड पेबल देखो थर्ड पॉइंट में लिखा है करंट लाइबिलिटीज एट बुक वैल्यू। थर्ड पॉइंट में लिखा है ना करंट एसेट के आगे ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल कितना अमाउंट है बेटा? बुक वैल्यू बताओ। 500। खेल खत्म हो गया ना? और तो कोई नहीं है ना लाइबिलिटी? हाँ, रख दो अब इसको। हाँ, सी बोलो बेटा। नेट एसेट्स, और ब्रैकेट में इसी को प्यार से आप बोलोगे पीसी ए माइनस बी। कितना है बताओ बेटा? इसकी टोटल कर लो, इसकी टोटल कर लो। ये है ए, ये है बी। इसकी टोटल ओरल 1270 दिख रही। इसका 35 6 40 4 45 45 46 25 क्या? 4625। 4625 माइनस 1270 3355। डैन डैन, पीसी आ गया। रुको, क्लोज मत करना अभी, रुको रुको, हुआ थोड़ी अभी पूरा खत्म। पीसी निकाल लिया। पीसी कैलकुलेट करना अलग बात, और पीसी डिस्चार्ज करना अलग बात। हमने अभी पीसी कैलकुलेट किया, अब पीसी बांटो। हाँ, ये अमाउंट आ गई, अमाउंट आ गई। अब इसे बांटना है। बांटने के बारे में क्वेश्चन में क्या लिखा है पढ़ो, पॉइंट डी और ई। पीसी कैलकुलेट कर लिया ना? तुम्हारे घर पे भी देखो, दो अलग चीजें, मिठाई लेके आए पापा ने, मिठाई लाना अलग बात और मिठाई खाना अलग बात। तो मिठाई आ गई, अब मिठाई खिलाओ। डाइट पे, मैं डाइट पे हूं, शुगर फ्री मिठाई है। चलो नाउ पीसी कैलकुलेट कर लिया ना, तो तुम बार बार मिठाई का नाम मत लिया करो ऐसे। मैं सोचू भी ना मिठाई के बारे में। हाँ,
संदेश संदेश मस्त मिलता कोलकाता में। लो लिखो नाउ डिस्चार्ज ऑफ परचेस कंसिडरेशन, डिस्चार्ज ऑफ पीसी। अब पीसी को मैं डिस्चार्ज कर रहा हूं, ऊपर मैंने निकाल लिया, अब मैं पीसी को डिस्चार्ज कर रहा हूं। पीसी किस किस को देंगे, वही जो आपको बताया था, इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। हाँ लो, पहले किसको दे रहा हूं मैं, टू, लिखा है क्या यहाँ पे पहले, हाँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। पढ़ो क्वेश्चन में कैसे दिया उनको, पढ़ो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर डिस्चार्ज एट अ प्रीमियम ऑफ 10% by issuing 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो थे ना ट्रांसफरर के, सेलिंग के, उन्हें 10% एक्स्ट्रा दिया, बरोबर है क्या। चलो निकालो सेलिंग के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कितने के, सेलिंग के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कितने के बताओ, 7500 प्लस 10%, बोलो कितना आया, 8250, 8250 है क्या, हाँ प्रेफरेंसेस, अब नहीं ना रे 7500 नहीं, सिर्फ 750 है, 750 प्लस 10%, 825 लिखो। क्या नाम है इनका, एट 10% प्रीमियम 750 प्लस 10%, यानी कितना है बेटा 825। क्या दिया बेटा, किस फॉर्म में, बोलो क्या दिया, कंपनी ने, परचेसिंग ने खुद के 15% प्रेफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफरी। आ गया ना अमाउंट। सेलिंग कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोला, बोलो रे कितनी वैल्यू तुम्हारी, उन्होंने बोला 750, जाओ 10% एक्स्ट्रा ले लेना, है कि नहीं, होता है, होता है। वोडाफोन आइडिया का हुआ ना, नहीं हो गया, अरे इससे बहुत ज्यादा देते हैं। अब एमआरएफ का कभी किसी के साथ अमल कमीशन हुआ, फेस वैल्यू 100 रुपए और मार्केट वैल्यू कितनी, लाख रुपए, लाखों % प्रीमियम हो गए, तो प्रीमियम की कोई सीमा नहीं है, इसलिए प्रीमियम बेचारा गुब्बारा ही मर रहा है, उसकी कोई सीमा नहीं, ठीक है, प्रीमियम की कोई सीमा नहीं है, इनफाइनाइट प्रीमियम हो सकता है। बिटकॉइन कितने का था, एक 70 पैसे का, आज कितने का है, 50 लाख का, हो सकता है कल 10 करोड़ का हो जाए, अठन्नी की चीज 10 करोड़ की हो रही, दे दो। टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो इसको रोकी ना भी ऐसा हाथ पकड़ के, बस 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 जान दे जान दे, लिखो फटाफट से। इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या क्या दिया बताओ, अभी पढ़ो, अभी ये जरा काम का पॉइंट है, देखना जरा। इशू 3 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 इच फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर्स इन बी। हाँ कितने शेयर है बताओ तो इसके, बी के कितने, बी के 1,50,000 ना, इनको क्या क्या मिला, इक्विटी शेयर्स इन, कौन से, बी के ना, और कितने मिल रहे, 3 फॉर एवरी 2। हाँ बोलो कितने शेयर्स थे, 1,50,000 शेयर्स इन ए मल्टीप्लाइड बाय 3/2, सो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 1,50,000 इंटू 3/2, 2,25,000, और एक शेयर कितने का, 10 का ना, @10, तो कितना हो गया, 22,50,000। इसको रुपीज इन थाउजेंड में कन्वर्ट करो, 22,50,000, 22,50,000 को इन थाउजेंड में कन्वर्ट करना है, रुपीज इन थाउजेंड में, क्योंकि सारा क्वेश्चन रुपीज इन थाउजेंड में, और किसी भी फिगर को रुपीज इन थाउजेंड में कन्वर्ट करना है तो उसे 1000 से डिवाइड कर दो, 22,50,000 डिवाइडेड बाय 1000, 2250। और अब देखो चमत्कार, और क्या दे रहे उसको, कैश, कैश कितना है, बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि टोटल पीसी कितना आना चाहिए, टोटल पीसी आना चाहिए 3350,
3355 टोटल पीसी। तो बैलेंसिंग फिगर निकालो कैश। 335 माइनस 825 माइनस 2250 टोटल पीसी माइनस 1 माइनस 2 का ए। ये देखो ना 2a और ये 1 कितना था 825 2a कितना था 2250 टोटल पीसी कितना था 3355 कितना है बेटा अमाउंट कैश का 280। खेल खत्म। कुछ था क्या इसके अंदर में।